नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बोझ नहीं है माता पिता। मिस्टर और मिसेस शर्मा रिटायरमेंट के बाद भी अकेले ही रहते थे, क्योंकि बच्चों के साथ रहने के मामले में मिस्टर और मिसेस शर्मा के सुने सुनाए अनुभव अच्छे नहीं थे। अपने दोस्तों व सगे संबंधियों के कई अनुभवों से वे अवगत थे कि बच्चों के पास जाकर जिंदगी कितनी बेगानी हो जाती है। बेटा अपनी पत्नी की गुलामी करने लगते हैं, बातचीत ठीक से नहीं करते वगैरह वगैरह। लेकिन अब मजबूरी थी, उन्हें अपने बच्चों के पास जाना ही था, क्योंकि वे अब शारीरिक रूप से लाचार होने लगे थे। उम्र अधिक हो जाने से शरीर कमजोर हो गया था। मिस्टर शर्मा के लिए अब बाहर के छोटे छोटे काम निपटाना भी भारी पड़ रहा था। कार चलाने में दिक्कत होती थी। मिसेस शर्मा वैसे तो घर का काम कर लेती थी, लेकिन अकेले ही पूरी जिम्मेदारी संभालना मुश्किल हो जाता था। काम वाली बाई थी, लेकिन कभी आई कभी नहीं। छुट्टियां न मिलने की वजह से बेटा रोहित भी कम ही आ पाता था, इसलिए उन्हें अब मानसिक अकेलापन भी खलने लगा था। अकेले रहने में अपनी बीमारियों से भी मिस्टर शर्मा डरते थे। यही सब सोचते विचारते, अपने अनुभवों से डरते डराते आखिरकार उन्होंने भी अपने बेटे के साथ रहने का फैसला ले ही लिया। इस बारे में उन्होंने पहले बेटे को कॉल करने से अच्छा चिट्ठी लिखना ठीक समझा, ताकि बेटे और बहू के मूड का थोड़ा बहुत पहले से ही पता चल जाए। हफ्ते भर के अंदर ही बेटे रोहित का फोन आ गया कि पापा, आज ही आपकी चिट्ठी मिली है, आप हमारे पास आना चाह रहे हैं। यह हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। बच्चे और रीना तो इतने खुश हैं कि अभी से आपके आने का इंतजार करने लगे हैं। आप बताइए कब आ रहे हैं, मैं लेने आ जाऊं या फिर आप खुद ही आ जाएंगे। फोन पर बेटे की बातें सुनकर मिस्टर शर्मा की आंखें भर आई और बोले, बेटा हम खुद ही आ जाएंगे। परसों सुबह यहाँ से टैक्सी से चलेंगे और शाम 4 बजे के आसपास वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है पापा, कहकर बेटे ने फोन रख दिया। रोहित हमारे आने की बात सुनकर बहुत खुश है, मिस्टर शर्मा बोले। अभी तो खुश है, पर पता नहीं हमेशा साथ रहने में कैसा रुख हो। मिसेस शर्मा अपनी शंका जाहिर करते हुए बोली। सब अच्छा होगा रोहित की माँ, मिस्टर शर्मा दिलासा देते हुए बोले। शाम के 4 बजे जब मिस्टर और मिसेस शर्मा बेटे के घर पर पहुंचे तो बेटे, बहू और बच्चे उनके इंतजार में बैठे थे। दरवाजे पर टैक्सी रुकने की आवाज सुनकर चारों घर से बाहर निकल पड़े। दादाजी दादाजी कहते हुए दोनों बच्चे पैर छूते हुए उनसे चिपक गए। बेटे बहू ने भी पैर छुए। सब ने एक एक सामान उठा लिया, यहाँ तक कि बच्चों ने भी छोटा सामान उठाया और सब एक साथ अंदर आ गए। मिस्टर और मिसेस शर्मा को मन में शंका थी कि अभी अभी आए हैं, इसलिए इतना प्यार दिखा रहे हैं। थोड़े दिन रहने की बात अलग थी, पर हमेशा के लिए रहना ना जाने कैसा हो। बहू रीना चाय बनाकर ले आई। सभी बैठकर गपशप करने लगे। बहू रीना बोली, मम्मी पापा आप फ्रेश हो लीजिए, इस कमरे में आपका सामान रख दिया है। आज से यह कमरा आपका है। मिसेस शर्मा ने कहा, हमारा कमरा? पर यह तो बच्चों का कमरा है। रीना ने कहा, माँ जी, बच्चे छोटे वाले कमरे में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन तुमने बच्चों का कमरा क्यों बदला बहू? उनकी पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब होगी, फिर उस छोटे से कमरे में दोनों कैसे रहेंगे? माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? घर के सबसे बड़े क्या सबसे छोटे कमरे में रहेंगे? बच्चों की पढ़ाई और सामान वगैरह के लिए अलग कमरा चाहिए। रात में तो दोनों आपके साथ ही घुसकर सोने वाले हैं। रीना हंसते हुए बोली। अपनी बहू की बातें सुन मिसेस शर्मा को सुखद अनुभव हुआ। बेटा तो अपना ही है, लेकिन बहू के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर जैसे दिल की शंकाओं का कठोर दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। सुबह बहुत देर से नींद खुली। आज रविवार था। रोहित और बच्चे आज घर पर ही थे। मिस्टर शर्मा उठकर फ्रेश हो गए थे। अंदर खटर पटर की आवाज सुनकर बहू रीना ने चाय बना दी और चाय की ट्रे लेकर रीना दरवाजे पर खटखट कर बोली, माँ जी चाय। आजा आजा बेटी, अंदर आजा, मिस्टर शर्मा बोले।
नींद ठीक से आई पापा? रीना चाय की ट्रे मेज पर रखते हुए बोली। हाँ बेटा, बहुत अच्छी नींद आई। बच्चे और रोहित कहाँ हैं? मिसेस शर्मा ने पूछा। सब उठ गए हैं। बच्चों ने तो अभी तक दूध भी नहीं पिया है। कह रहे थे कि जब दादाजी उठ जाएंगे तो वे चाय पिएंगे और हम दूध। बहू, तुमने भी अभी तक चाय नहीं पी? मिसेस शर्मा ट्रे में चाय के 4 कप देखकर बोली। माँ जी, हम एक बार की चाय तो पी चुके हैं, दूसरी बार की चाय आपके साथ बैठकर पिएंगे। तभी बच्चे व रोहित भी कमरे में आ गए और बच्चे दादा दादी के बीच में बैठ गए। दादाजी, पापा कहते हैं कि जब वह छोटे थे तो वह आपसे बहुत डरते थे। आप जब ऑफिस से आते थे तो वह एकदम पढ़ने बैठ जाते थे। सच में क्या दादाजी? पोता बोला। पापा यह भी कहते हैं कि वह बचपन में बहुत शैतान थे और दादी को बहुत तंग करते थे, है ना दादी? पोती बोली। दोनों बच्चों की बातें सुनकर मिस्टर और मिसेस शर्मा जोर से हंसने लगे। सभी बच्चे बचपन में अपनी मम्मी को तंग करते हैं और अपने पापा से डरते हैं। मिसेस शर्मा ने बच्चों को प्यार करते हुए कहा। हाँ, और मम्मी कहती है कि सभी मम्मी पापा अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, जैसे दादा दादी मम्मी पापा को प्यार करते हैं और मम्मी पापा हमें प्यार करते हैं। पोती की बातें सुनकर मिस्टर और मिसेस शर्मा की नजरें रीना के चेहरे पर उठ गई। बहू रीना का खुशनुमा चेहरा दिल में उतर गया। दोनों ने मन में सोचा, एक अच्छी माँ ही बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती है। दोपहर के खाने में बहू रीना ने लौकी के कोफ्ते और कढ़ी बना रखी थी। खाना परोसते हुए बहू रीना ने कहा, पापा आप यह कोफ्ते खाइए, ये बताते हैं कि आपको लौकी के कोफ्ते बहुत पसंद है और मम्मी को कढ़ी बहुत पसंद है ना मम्मी? रोहित बोला, याद है माँ, मैं बचपन में कढ़ी और लौकी के कोफ्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और आप मेरे कारण आप अपना पसंदीदा खाना कभी भी नहीं बनाती थी। अब आपकी पसंद का खाना ही बनेगा और हम भी खाएंगे। अपने बेटे बहू के मुंह से यह बातें सुनकर तो मिसेस शर्मा को अपने भाव पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो गया। आंखों के कोर भीग गए। नहीं बेटा, खाना तो बच्चों की पसंद का ही बनता है, जो बच्चों को पसंद हो वही बनाया करो, मिसेस शर्मा ने कहा। रात को पोते व पोती में बीच में कौन सोएगा, इस बात को लेकर होड़ हो गई। आखिर दोनों दादा दादी के बीच में सो गए। थोड़ी देर बाद रीना आ गई। चलो बच्चों, अपने कमरे में जाओ। नहीं, हम यहीं सोएंगे, दोनों बच्चे चिल्लाए। नहीं, दादा दादी को आराम चाहिए, तुम दोनों अपने अपने कमरे में सो। रहने दे बेटी, मिस्टर शर्मा बोले, 2-4 दिन यही सोने दे, जब मन भर जाएगा तो खुद ही अपने कमरे में सोने लगेंगे। दोनों बच्चे उस रात दादा दादी से चिपककर सो गए। दिन बीतने लगे। नीता हर समय सास ससुर की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती थी। बेटा भी ऑफिस से आकर अपने माता पिता के पास जरूर बैठता। एक दिन मिसेस शर्मा शाम को कमरे से बाहर निकली तो बहू रीना फोन पर किसी से बात कर रही थी। मैं नहीं आ सकती, मम्मी पापा आए हुए हैं। यदि मैं आ गई तो वे दोनों अकेले रह जाएंगे, उनको खराब लगेगा, कहकर उसने बात खत्म कर दी। सास ने पूछा, कहाँ जाने की बात हो रही थी बेटी? कुछ नहीं मम्मी जी, ऐसे ही मेरी सहेली बुला रही थी कि बहुत दिनों से नहीं आई। तो क्यों नहीं जा रही हो? हम अकेले कहाँ हैं? और फिर थोड़ी देर अकेले भी रहना पड़े तो क्या हो गया? देखो बेटी, तुम अगर नहीं जाओगी तो मैं बुरा मान जाऊंगी, मिसेस शर्मा ने कहा। रीना कुछ ना बोली और दुविधा में खड़ी रही। मिसेस शर्मा बहू रीना के कंधे पर हाथ रख कर बोली, बेटी, मम्मी पापा आ गए हैं, इसलिए अगर तुमने अपनी दिनचर्या में बंधन लगाए तो हम यहाँ कैसे रह पाएंगे? यह अब कोई 2-4 दिन की बात तो नहीं है ना? अब तो हम यहीं हैं। कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी? आपका रहना हमारे सिर आंखों पर है। मैं बंधन थोड़ी ना लगा रही हूँ, और थोड़ा बहुत बंधन रहे भी तो क्या, बच्चों के कारण माँ बाप बंधन में नहीं रहते हैं। फिर बच्चों को भी माँ बाप के कारण बंधना पड़े तो कौन सी बड़ी बात हो गई है, रीना ने कहा। रीना की बात सुनकर मिसेस शर्मा ने चाहा
कि उसको गले लगाकर खूब प्यार करें, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। मिसेस शर्मा ने बहू रीना को जबरन भेज दिया। धीरे धीरे मिसेस शर्मा की कोशिशों से रीना भी अपने स्वाभाविक दिनचर्या में रहने लगी। उसकी सहेलियां जब घर आती तो मिसेस शर्मा चाय बना देती, नाश्ते की प्लेट सजा देती। रीना के मना करने पर प्यार से कहती, तुम जो हमारे लिए इतना करती हो, थोड़ा सा मैंने भी कर दिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी बेटा। रोहित और रीना को अब कई बातों की सुविधा हो गई थी। कहीं जाना होता तो दादा दादी के होने से बच्चों की तरफ से दोनों ही निश्चिंत रहते। महीना खत्म हुआ, मिस्टर शर्मा को पेंशन मिली। उन्होंने अपना पैसा बहू को देने की पेशकश की तो रोहित और रीना दोनों बहुत नाराज हो गए। पापा, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? पैसे देकर रहना ही है तो आप कहीं भी रह सकते हैं। आपने हमारे लिए जीवन भर इतना किया, पढ़ाया लिखाया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपकी देखभाल कर सकूं। रोहित बोला, लेकिन बेटा मेरे पास है इसलिए दे रहा हूँ कि नहीं नहीं पापा, पैसे देकर तो आप मेरा दिल दुखा रहे हैं। जब दादाजी और दादी जी आपके पास रहने आए थे तो उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो क्या आपने उनकी देखभाल नहीं की थी? जितना आपसे बन सकता था आपने उनके लिए किया, और आपके पास पैसे हैं तो आप हमसे हमारा सेवा करने का अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं? रोहित की बातें सुन मिस्टर शर्मा निरुत्तर हो गए। मिसेस शर्मा आश्चर्य से अपने उस लापरवाह बेटे को देख रही थी जो आज इतना समझदार हो गया था। रोहित ने जब पैसे लेने से साफ मना कर दिया तो मिस्टर शर्मा ने पोते और पोती के नाम से बैंक में खाता खोल दिया और जो भी पेंशन का पैसा मिलता उसमें डालते रहते। बेटे ने उनका मान रखा था और वे बेटे का मान रख रहे थे। एक दिन मिस्टर शर्मा सुबह उठे तो बदन टूट रहा था और कुछ बेचैनी सी महसूस कर रहे थे। मिसेस शर्मा ने उनका उतरा चेहरा देखा तो पूछ बैठी, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, कुछ बुखार सा लग रहा है। बुखार है? मिसेस शर्मा घबराकर माथा छूती हुई बोली, रोहित को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, उसे परेशान मत करो, शाम तक देख लेते हैं, शायद ठीक हो जाए। लेकिन शाम होते होते बुखार बहुत तेज हो गया। दोपहर के बाद मिस्टर शर्मा लेटे तो उठे ही नहीं। शाम को ऑफिस से आकर रोहित पापा के साथ ही चाय पीता था। मिस्टर शर्मा जब बाहर नहीं आए तो रीना कमरे में चली गई। माँ जी पापा का सिर दबा रही थी। रीना ने पूछा, पापा को क्या हुआ मम्मी जी? तेरे पापा को बुखार है। बुखार है? कहती हुई रीना ने बहू की सारी औपचारिकताएं त्याग कर मिस्टर शर्मा के माथे पर हाथ रख दिया। पापा को तो बहुत तेज बुखार है। तभी पापा आज सुबह से ही सुस्त लग रहे थे। आपने बताया भी नहीं। मैं रोहित को बुलाती हूँ। इतना कहकर रीना रोहित को बुला लाई। रोहित जल्दी ही कमरे में आ गया और मम्मी पापा को तकलीफ ना बताने के लिए एक प्यार भरी डांट लगाई। फिर डॉक्टर को बुलाने चला गया। डॉक्टर ने जांच करके दवाइयाँ लिख दी। मौसमी बुखार है, 3 से 4 दिन में ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर ने कहा। बेटा बहू पोता और पोती सब मिस्टर शर्मा को घेर कर बैठ गए। रीना ने जब पढ़ाई के लिए डांट लगाई तब बच्चे पढ़ने गए। खाने में क्या बना दूं पापा? बहू ने पूछा। मिस्टर शर्मा बोले, तुम जो बना देती हो वही स्वादिष्ट लगता है। नहीं पापा, बुखार में आपका जो मन करे खाने का वही बनाऊंगी। तो फिर थोड़ी सी खिचड़ी बना दो, थोड़ा सा सूप भी बना देना रीना। पापा को सूप बहुत पसंद है, रोहित बोला। मिस्टर शर्मा को अटपटा लग रहा था कि रोहित उनके लिए इतना कुछ कर रहा था। उनकी हिचकिचाहट देखकर रोहित बोला, पापा मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। आप दोनों ने दादा व दादी की जितनी सेवा की थी उतनी तो हम आपकी कभी कर भी नहीं पाएंगे। पापा मैं तब छोटा था, आज जो कुछ भी हम करेंगे हमारे बच्चे वही सीखेंगे। बड़ों का तिरस्कार कर हम अपने बच्चों से प्यार और आदर की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यह कोई एहसान नहीं है। अब आप आराम कीजिए। और रोहित कमरे से बाहर निकल गया। हमारा बेटा औरों जैसा नहीं है ना? मिसेस शर्मा भर्राई आवाज में बोल पड़ी।
हाँ रोहित की माँ, वह बुरा कैसे हो सकता है? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? हाँ, बच्चों में संस्कार उपदेश देने से नहीं आते, घर के वातावरण से आते हैं। जिस घर में बड़ों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, उस घर में बच्चे बड़ों को आदर देना सीखते हैं, और जिस घर में बड़ों का तिरस्कार होता है, अपमान होता है, उस घर के बच्चे भी तो वही सीखेंगे। एक पल रुककर मिसेस शर्मा फिर बोली, हम दोनों ने अपने माता पिता की सेवा व उचित देखभाल की थी। हमारी गृहस्थी में उनका स्थान हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा। वही हमारे बच्चों ने सीखा। लेकिन अधिकतर लोग अपने बच्चों से तो सेवा व आदर की उम्मीद करते हैं, लेकिन वे अपने जीवन में अपने बड़ों की मौजूदगी को भुला चुके होते हैं। आज मिस्टर और मिसेस शर्मा के मन से आज सारे संशय खत्म हो चुके थे। उनके सगे संबंधियों, दोस्तों ने उन्हें अपने अनुभव बताकर उनके मन में बेटे बहू के प्रति डर व नकारात्मकता विचार पैदा किए। लेकिन अब वे अपने अनुभव बताकर दूसरों के मन में बहू बेटे के प्रति प्यार व सकारात्मक विचार भरेंगे। मिस्टर शर्मा संतोष से आराम करने लगे और मिसेस शर्मा कमरे की लाइट बंद कर बहू की मदद करने के लिए रसोई में चली गई। दोस्तों, आखिर इंसान जो अपनी जिंदगी में बोएगा वही तो काटेगा। कांटे बोकर फूलों की उम्मीद करना तो मूर्खता है। हर एक माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को जरूर सिखाए कि वह किस तरह अपनों से बड़ों का सम्मान और इसके साथ ही छोटों से प्रेम करे, ताकि उनका जीवन भी सुखमय और सफल हो सके और अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ ना समझे, बुढ़ापे में उनका सहारा जरूर बने। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।